आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 36। अब तक आपने सुना कि ओंजा जी और रिद्धि जी का बेसुमार प्यार देखकर चित्रा और मृगांशी के दिल का कोई जख्म भर गया था, जो याद कर दोनों की आंखें नम हो गई थी। वही सीढ़ियों पर खड़े प्रत्युष और मृदुल का जल जल कर बुरा हाल हो गया था। तभी अचानक से धड़ाधड़ गोलियां चलने की आवाज सबके कानों में पड़ी, जो सुनते ही घर की सारी औरतें डर गई। वही मृदुल और प्रत्युष का चेहरा सख्त हो गया। अब सुनिए आगे। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि सबकी रूह कांप गई थी। ओंजा जी हैरानी से पैलेस के गेट की तरफ देख रही थी, जहां इस वक्त कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब सुनकर प्रत्युष जल्दी से नीचे आया और गुस्से से दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी प्रत्युष का एक गार्ड घायल हालत में भागते हुए अंदर की तरफ आया, जिसे देख मृगांशी की आंखें हैरानी और डर से फैल गई। उसे देख प्रत्युष गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए बोला, कैसे हुआ ये सब? इस पर वो गार्ड्स कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही एक गोली की आवाज से ओंजा जी ने अपना सिर मृगांशी के गर्दन में घुसा लिया, क्योंकि वो गोली सीधे उस गार्ड के सिर के बीचों बीच घुस गई थी, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। उसकी ये हालत देख रिद्धि जी के हाथ पैर कांपने लगे। वहीं ये देखते ही प्रत्युष की आंखें भयानक हो गई। उसके आंखों में खून उतर आया, क्योंकि पहली बार किसी की हिम्मत हुई थी पैंथर के घर में कदम रखने की। जो पहचान प्रत्युष अपने घर से बाहर जीता था, आज उसी पहचान की परछाई उसके घर के अंदर कदम रख रही थी। तभी मृदुल आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि ये किसकी हरकत है। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ही काफी सारे ब्लैक सूट पहने लोग दरवाजे से अंदर घुस आए और बिना कुछ सोचे समझे सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। ये देखते ही प्रत्युष का दिमाग खराब हो गया। वहीं उन सभी गार्ड्स ने ओंजा जी और रिद्धि जी के समेत दोनों लड़कियों को भी गन पॉइंट पर के लिया था। रिद्धि जी और ओंजा जी को इस तरह घबराता देख चित्रा की मुट्ठियां कस गई, पर इस पर किसी की नजर पड़ने से पहले ही मृगांशी ने अपने हाथों से उसकी मुट्ठी पकड़ ली, जैसे उसे शांत रहने जा इशारा कर रही हो। वही प्रत्युष गुस्से से उबलता हुआ फिर से बोला, किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? वो इतना बोल पाया था कि तभी दो लोग पैलेस के अंदर आए। उन दोनों को देखते ही प्रत्युष की आंखों भयानक हो गई। वही मृदुल का जबड़ा भी गुस्से से कस गया। उन दोनों लोगों ने काफी अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वही मृदुल के दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आ रहे थे। वो इस टेंशन में था कि आज इन सब की वजह से प्रत्युष के पैंथर होने का राज उसकी और प्रत्युष की मां के सामने खुल जाएगा, और अपने बेटे को इस रूप में देख एक मां का दिल टूट जाएगा। इसी ख्याल से मृदुल के सिर पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। वहीं ये सब ड्रामा इस वक्त प्रत्युष के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। तभी अंदर आए दोनों शख्स उन सबको देखकर डेविल स्माइल करने लगे। तभी प्रत्युष ने गुस्से से दांत पिसते हुए उन्हें देख कहा, एक बार वार्निंग देकर छोड़ा था तुम्हें मैंने, पर तुम्हें शायद अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। कोट। इस पर सामने खड़ी लड़की बोली, ओह बेबी, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे छोड़ो मत, बल्कि पकड़ कर रखो। आखिर कौन कमबख्त तुमसे दूर जाना चाहेगा? इतना बोल वो लड़की बेहद गंदी हंसी हंसने लगी। उसकी ये बात सुनकर प्रत्युष की मुट्ठियां कस गई, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथों में बेड़ियां डाल रखी थी। पर उस लड़की की ये बात मृदुल से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उस लड़की को देख दहाड़ते हुए कहा, अपनी इस जुबान को अपने काबू में रखो एलिस, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि इसके आगे क्या हो सकता है। इतना बोल मृदुल एलिस को घूरने लगा। वही एलिस अच्छे से जानती थी कि प्रत्युष अपने घर की दहलीज के अंदर कभी पैंथर नहीं बनेगा, और इस वक्त यही बात उसकी जान बचाए हुए था। तभी उनकी बकबक सुनकर पक चुके एलिस के साथ आए आदमी ने कहा, अरे चुप चुप हो जाओ सारे, कब से देख रहा हूँ धमकी पर धमकी दे रहे हो। इतना बोल वो एकदम से हंसने लगा। उसकी हंसी को देख ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब है। तभी अचानक से वो बिल्कुल सीरियस हो गया और प्रत्युष के सामने जाकर बोला, कैसे हो पैंथर? काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है, गले तो मिल लेते। इस पर प्रत्युष ने अपने दांत पिसते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, शुक्र मना विक्टर कि तू इस वक्त प्रत्युष सूर्यवंशी के पैलेस में खड़ा है, वरना पैंथर के सामने खड़े रहने की तेरी औकात और हैसियत दोनों नहीं है। और याद रख,
मेरी जिस कमजोरी को मोहरा बनाकर तू और तेरी बहन यहाँ आए हो ना, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। जानता है ना तू कि तू हमेशा यहाँ नहीं रहेगा। और जैसे ही तू इस घर की दहलीज से बाहर निकला, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझे तेरी इस गलती के लिए ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी तेरे जिस्म को पहचान नहीं पाएगी। इतना बोल प्रत्युष अपनी खतरनाक नजरों से एलिस के भाई विक्टर को देखने लगा। विक्टर मैक्सिकन माफिया डैनियल का बेटा था, जो क्रूअलिटी के मामले में उसका भी बाप था। बेरहमी से मौत देना इसका शौक था, जिस शौक को वो हर दिन पूरा करता था। विक्टर और पैंथर मैक्सिको में अपने शुरुआती दौर में साथ ही काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे पैंथर ने अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में अपनी अलग और खौफनाक जगह बना ली। वही प्रत्युष की बात सुनकर विक्टर का चेहरा सर्द हो गया और एलिस के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। वही कोई था जिसके चेहरे पर एलिस को देखकर गुस्से के भाव थे, और वो कोई और नहीं बल्कि चित्रा थी। पर इस वक्त चित्रा के एक्सप्रेशंस पर किसी का ध्यान नहीं था सिवाय मृगांशी के। वो एकटक चित्रा के चेहरे के बदलते भावों को देख रही थी। वही प्रत्युष की धमकी सुन विक्टर का माथा सनक गया और उसने एक नजर अपने गार्ड्स को देखा। उसके देखने से गार्ड्स ने अपनी गन्स पर पकड़ मजबूत कर घर वालों पर शूट करने के लिए पॉइंट कर दिया। ये देखते ही मृगांशी और चित्रा के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। तभी ओमजा जी प्रत्युष को देख बोली, प्रत्युष क्या है ये सब? कौन है ये लोग? और ये तुम्हें पैंथर क्यों कह रहे हैं? बताओ मुझे। ये सुन प्रत्युष कुछ बोलता कि उससे पहले ही मृगांशी बोली, माँ, ये सब आपके बेटे के दोस्त है। बिजनेस में किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप ये सब मत सोचिए। आप दोनों जाइए ऊपर अपने कमरे में और आराम करिए। इतना बोल मृगांशी ने अपने चेहरे से डर के भाव हटाकर नकली मुस्कुराहट के साथ ओमजा जी को देखा। उसकी ये बात सुन रिद्धि जी ने एक नजर मृदुल को देखा, जिसने अपनी माँ को घबराते देख अपना सिर हाँ में हिला दिया, जैसे कहना चाहता हो कि मृगांशी बिल्कुल सही कह रही है। मृदुल की मुस्कान देखकर भी रिद्धि जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस वक्त घर में आए लोग अच्छे हैं। लेकिन तभी चित्रा ने मुस्कुराते हुए रिद्धि जी की हाथों पर अपना हाथ रख दिया, जो देख रिद्धि जी समझ गई कि यहाँ सब ठीक नहीं है, पर शायद ये चारों बच्चे मिलकर सब ठीक कर लेंगे। वही ओमजा जी परेशानी से उन सब को देख रही थी कि तभी हॉल में प्रत्युष की कड़क आवाज गूंज गई। प्रत्युष ने अपने उसी कड़क लहजे में कहा, आप सब ऊपर जाइए। ये आवाज सुनते ही ओमजा अंदर तक सिहर गई। वो अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा आज क्या से क्या बन गया है, लेकिन बेटे को ये जानकर दुख ना हो कि उसकी माँ को उसकी असलियत पता है। इसलिए वो हमेशा उसी भ्रम में रहने का दिखावा करती है जिस भ्रम में प्रत्युष उन्हें रखना चाहता है। इसीलिए अपने बेटे की बात मानते हुए उन्होंने रिद्धि जी को चलने का इशारा किया और आगे बढ़ गई। वहीं ये सब देखकर एलिस गुस्से से उन सबको घूर रही थी। उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि सभी की मौत उनके सामने तांडव कर रही है, लेकिन डर की लकीरें किसी के चेहरे पर नहीं है। तभी मृगांशी की बात सुन जब एलिस की नजर उस पर पड़ी, तो उस दिन की किडनैपिंग का सारा मंजर उसके आंखों के सामने घूम गया, जो याद करते ही एलिस के आंखों में मृगांशी और चित्रा के लिए नफरत और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन दोनों का चेहरा एलिस की नजरों में गड़ चुका था, पर तभी उसने अपने भाई को घूर कर देखा, जो ये सब ड्रामा देखकर भी चुपचाप था। पर अपने भाई को देख एलिस की आंखें गुस्से से आग बबूला हो गई, जब उसने देखा कि उसका भाई अपनी सूझबूझ खोए सामने खड़ी मृगांशी को घूरे जा रहा है। वही विक्टर, जो मृगांशी के प्रत्युष की वाइफ होने की पहचान से अनजान था, वो मृगांशी को देखने में खो चुका था। मृगांशी का बेहद खूबसूरत चेहरा विक्टर के होश उड़ा चुका था। मृगांशी का मासूम चेहरा विक्टर को खुद के लिए पागल बना रहा था कि तभी रिद्धि जी और ओमजा जी को ऊपर जाता देख एलिस तिलमिलाकर आगे बढ़ी और चिल्लाते हुए कुछ बोलने को हुई कि उससे पहले ही चित्रा ने उसका रास्ता रोक लिया। पर चित्रा के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल चुके थे। उसके चेहरे पर इस वक्त डर और घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वो घबराते हुए ही एलिस के सामने खड़ी थी। उसके सामने आते ही एलिस को वो दिन याद आ गया जब विकल्प ने उसके हाथों पर चाकू मारा था। वो याद करते ही एलिस उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोली, बहुत शौक है ना दूसरों के रास्ते में आने का, पर शायद तुम ये बात नहीं जानती
कि जिसके बारे में हम जानते नहीं है उससे कभी टकराना नहीं चाहिए, वरना उसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। ये बोल वो चित्रा को अपनी डरा देने वाली नजरों से देखने लगी। वही प्रत्युष को खून गुस्से से खौल रहा था। वो अपने उबलते हुए खून को अपने काबू में कर विक्टर को देख रहा था, जो अभी भी मृगांशी को घूर रहा था। तभी प्रत्युष विक्टर की नजरों और मृगांशी के बीच आ गया, जिससे विक्टर अपने सपनों की दुनिया से हकीकत में आ गया। वही मृगांशी डरी सहमी नजरों से सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रहा था। वही सबको बिजी देख मृदुल ने बड़ी तेजी से अपने फोन में कुछ करने लगा। वही प्रत्युष अब अपने आपे से बाहर हो रहा था। उससे उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्रत्युष चाहता तो सिर्फ कुछ सेकंड्स में इन सबको नर्क भेज सकता था, लेकिन अभी भी मृगांशी और चित्रा विक्टर के गार्ड्स के गन पॉइंट पर थी। इस वजह से प्रत्युष ना चाहते हुए भी ये सारा तमाशा देख रहा था। वही अपने सामने खड़ी चित्रा को देख एलिस ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ा और मोड़ते हुए उसने उसके पीठ से लगा दी, जिससे चित्रा को एक जोरदार दर्द का एहसास हुआ, जिससे उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख को सुनकर भी मृगांशी उसी डरे एक्सप्रेशन के साथ चित्रा को देख रही थी, पर वो उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ी। ये देख मृदुल गुस्से से बोला, तुम दोनों को मैं एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तुम दोनों के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे। अभी भी मौका है, दफा हो जाओ यहाँ से। इतना बोल मृदुल एलिस की तरफ बढ़ने लगा। तभी कुछ देख वो रुक गया, क्योंकि विक्टर बिना किसी चीज की परवाह किए मृगांशी की तरफ बढ़ गया। मृगांशी की तरफ उसके बढ़ते कदम देख मृदुल की दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब मृदुल मन ही मन भगवान से ये मना रहा था कि इन दोनों भाई बहनों को नर्क में थोड़ा कम टॉर्चर करना महादेव, क्योंकि अब इनकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि शायद आप भी इन्हें कोई सजा नहीं दे पाएंगे। ये सब सोचते हुए मृदुल विक्टर को देख रहा था। वही विक्टर एकदम से मृगांशी के पास आया और अपनी बेहद गंदी नजरों से मृगांशी को देख बोला, उफ, क्या चीज हो तुम, पर इस नर्क में क्यों हो? तुम्हें तो मेरे साथ मेरे महल में होना चाहिए। ये बोल उसने मृगांशी को अपनी गंदी नजरों से ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, हाय, बला की खूबसूरती से नवाजा है उस ऊपर वाले ने तुम्हें, और इस खूबसूरती के इकलौते हकदार होने की वजह से तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। इतना बोल विक्टर अपनी घिनौनी नजरों से मृगांशी को स्कैन करने लगा। इस पर मृगांशी बिना कुछ बोले डर के कारण एक कदम पीछे हट गई, जिसे पीछे हटता देख विक्टर ने एक झटके से उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मृगांशी उड़ते हुए विक्टर के सीने से लग गई। उसकी इस हरकत को देख मृदुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही ये देख एलिस के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई। वही प्रत्युष के सिर पर अब खून उतर आया और उसने गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कमीने, अपनी औकात भूलकर अपनी ही लेडी बॉस हो हाथ लगाया है तूने। इस गलती की तुझे वो सजा मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना बोल प्रत्युष विक्टर को मृगांशी से दूर करने के लिए आगे बढ़ा, पर प्रत्युष कुछ कर पाता कि उससे पहले ही कुछ देखकर प्रत्युष के कदम रुक गए और उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वो हैरानी से सामने खड़ी मृगांशी को देखने लगा, जिसने विक्टर की इस हरकत पर गुस्से से उसका कॉलर पकड़ रखा था। विक्टर के सीने से लगते ही मृगांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। इसी वजह से अचानक से मृगांशी ने गुस्से में विक्टर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से प्रत्युष हैरानी से मृगांशी को देख रहा था, जिसने थप्पड़ मारते ही एक झटके में विक्टर का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे के करीब जाते हुए काफी गुस्से से बोली, तू मुझे अपने महल में रखेगा? जानता है कि कौन हूँ मैं तेरे ही महल के जमीन के 25 फुट अंदर तेरी कब्र बना सकती हूँ। और रही बात मेरी खूबसूरती के इकलौते हकदार होने की, तो तू सही कह रहा है। मेरी इस खूबसूरती का सिर्फ एक ही हकदार है, और वो है मेरे पति मिस्टर प्रत्युष सूर्यवंशी। इतना बोल मृगांशी ने उसे खुद से दूर किया और एक और झन्नाटेदार थप्पड़ विक्टर के गाल पर जड़ दिया। वही मृगांशी का थप्पड़ विक्टर जैसे हटे कट्टे आदमी का गाल सुन्न कर चुका था, जिससे विक्टर सदमे में चला गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अपने दिमाग को खर्च कीजिए ये सोचने में कि अब प्रत्युष इन दोनों भाई बहनों के साथ क्या करेगा। साथ ही क्या अब कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है जो पलट देगा पूरा पासा।
आई नो कि स्टोरी इंटरेस्टिंग मोड पर है, तो जानने के लिए सुनिए इस जबरदस्त स्टोरी को सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।